जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस के सवाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो 2020 में सवाल पूछे गए थे, उन्हीं सवालों की सीरीज हम लेके आए हैं और ये हमारा 5वां पार्ट होगा। यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक हमने सोल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? 61 से। ठीक है, चलो तो करते हैं सवालों को शुरू। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुले तो पहले आप वीडियो को रोकेंगे और खुद से सोल्व करने का देखेंगे। सबसे पहले खुद से देखेंगे आप कितने अच्छे तरीके से उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि जो तरीका आपको बताया जा रहा है उससे आपको बेहतर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सवाल आप सोल्व भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं अपने सवाल को। ये कह रहा है अपने पहले सवाल में, पहला सवाल पढ़ लो सारे बच्चे। पहले सवाल में कह रहा है एक आयताकार मैदान के 3 तरफ बाड़ लगानी है और उसका एक सिरा खुला हुआ रखना है। आयताकार मैदान है, 4 भुजाएं होती हैं आयताकार मैदान में। कह रहा है एक सिरा आपको क्या रखना है? खुला रखना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 30 फीट। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 फीट है तो लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई कितने फीट होगी? ठीक, तो पहले वो आयताकार मैदान देख लेते हैं। ऐसे मान लो आप, ये आयताकार मैदान है और एक बाड़ आपको खुली रखनी है, एक साइड आपको ओपन रखनी है, ये वाली मान लेते हैं, ये वाली साइड आपको ओपन रखनी है, यानी कि इधर आपको बाड़ नहीं लगानी। टोटल एरिया कितना दे रखा है? कह रहा है उसकी लंबाई कितनी है? 30 फीट है। अगर उसकी लंबाई 30 फीट है तो चौड़ाई मान लेता हूं मैं कुछ XYZ कुछ भी। ठीक है, चौड़ाई आप ब्रेथ मान लो या लंबाई गुना चौड़ाई ब्रेथ मान लेते हैं। और टोटल एरिया कितना है? 690। तो जब आप इस नंबर को काटेंगे तो नंबर कितनी बार कटेगा? 23 बार। यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी होने वाली है? 23। इधर भी कितना होगा? 23। और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 30। चौड़ाई उसकी 23 आ गई है, लंबाई उसकी 30 आ गई है। आपसे कह रहा है लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई कितने फीट होगी। एक तरफ आपको बाड़ लगानी नहीं है तो आप बैठेगा कितना? 23, 23, 46, 46 और 30 कितना? 6। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 6। आसान सवाल था, कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा सोचने समझने वाली बात। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जिस बच्चे को समझ में ना आए वो एक बार वीडियो को पीछे करे, दोबारा ध्यान से उस सवाल को देखे और दोबारा उससे करने की कोशिश करे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। ये कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ परसेंट क्या है? देखो, अगर इस सवाल के लिए बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक का मतलब जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस पहले कितना था? पहले 1 था, तो अब कितना कर दिया गया भाई? 3। तो आप मुझे बताएंगे सेलिंग प्राइस को बढ़ाया कितना गया? 2। ठीक, उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट कितना हो गया? 4 गुना हो गया। यानी कि पहले प्रॉफिट अगर 1 का हो रहा होगा तो अब कितना हो गया? 4। तो ये कितना बढ़ गया? 3। अब बात बेटा यहीं पे समझने की है कि करना क्या है। लाभ हमारा, सॉरी, विक्रय मूल्य हमारा 3 गुना हुआ, यानी कि वो बढ़ा कितना? 2। लाभ हमारा 4 गुना हुआ, यानी कि बढ़ा कितना? 3। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक सामान हमारा 100 रुपए का था, 120 में हम उसे बेच के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे जी प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है? हमारा 20 का हो रहा है। ठीक, अब मैं 5 रुपए से बढ़ा देता हूं विक्रय मूल्य, यानी कि कितना कर देता हूं? 125 कर देता हूं। अब आप देखेंगे हमारा ऑल ओवर लाभ अब कितना हो जाएगा? 25। अरे होगा ही नहीं होगा? 100 का सामान 120 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 का लाभ। मैंने विक्रय मूल्य को 5 बढ़ाया, यानी कि 125 कर दिया, तो मेरा लाभ भी कितना हो गया? तो आप देखेंगे 100 से 125, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? 25। जैसे ही आपने विक्रय मूल्य को 5 बढ़ाया तो मेरा लाभ भी कितना बढ़ गया? 5। समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे विक्रय मूल्य बढ़ता चला जाएगा, उसी रेशियो में हमारा लाभ भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पे है कि सेलिंग प्राइस हमारा 2 बढ़ा और प्रॉफिट हमारा 3 बढ़ा, जबकि ये दोनों मान क्या बढ़ने चाहिए थे? बराबर। जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। तो बस आपको ये बराबर करना है कि यहाँ पे कितने गुणा कर लो? 3 की, और यहाँ पे कितने की? 3 की। करेंगे इधर भी 3 की, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहां से सवाल अपना सोल्व हो जाएगा। अब आप देखेंगे सवाल का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब आप ऐसे सोचेंगे कि मार्केट में सामान आप कितने का बेच के आए हो? 3 का। उसमें 2 का आपको क्या हुआ था? प्रॉफिट। मार्केट में सामान 3 का बेच के आए हैं, 2 का कमाया हमने लाभ, तो आप बताना हमने खरीदी कितने में होगी? 1 में। ठीक, और आपसे कह रहे हैं लाभ परसेंट क्या है? आप बताना लाभ हुआ कितने का है? 2 का। लाभ होता किस पे है? सीपी पे, और परसेंटेज के लिए बना 100। तो 2/1 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200।
बहुत ही प्यारा सवाल था और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जल्दी सवाल को कर पाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी दोबारा से सारी बातों को देखना है किस तरीके से बातें समझाइए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ये ऐसे लॉजिकल सवाल पेपर में पूछे गए। कई सवाल ऐसे हैं कि बच्चे को बस सीधा सीधा थोड़ा सा सोचना है सवाल में, तुरंत ऐसे भागना नहीं है कि कैलकुलेशन के पीछे भाग लिए, क्योंकि कैलकुलेशन के पीछे भागोगे तो सवालों में कई बार आप फंस जाएंगे। यहाँ पे अब सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 55 है। मान लेता हूं दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है 55। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम कितना है 5 और 140। आपने जरूर पढ़ा होगा कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या कर दें तो हमें एलसीएम और क्या मिलेगा एचसीएफ। ठीक, अगर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर दें तो एलसीएम गुणा क्या मिलेगा एचसीएफ। तो यहीं पे देखो आप, अगर एक ही गुणा मैं बी में कर दूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, आप बोलेंगे 5 गुणा 140, क्योंकि एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 140। तो 5 गुणा 140, 140 के भी आप फैक्टर करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए का मान ढूंढना है और किसका मान ढूंढना है बी का मान। तो आप बोलेंगे कि 140 को ऐसे लिख लेता हूं भाई, 28 पंजे 140 होते हैं, यानी कि 5 और 28 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 गुणा में 4, यानी कि 7 पंजे 35 जो कि कितने होते हैं 140। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पे कितना है 55 और गुणा करने पर कितना है 5 गुणा ये पूरा नंबर क्या बैठेगा 140। इतनी बात आपको सवाल में देखनी है कि ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने के बाद कितना है 55 और जिनको गुणा करने पर कितना है 5 गुणा में 140, यहीं पे नंबरों को आपको फाइंड करना है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि भाई एक नंबर हो सकता है 5 पंजे 25 और दूसरा हो सकता है 7 चौक 28, लेकिन 28 और 25 को जोड़ने पर रिजल्ट क्या बनेगा टोटल, जबकि टोटल रिजल्ट कितना बनना चाहिए 55। तो और नंबर अगर मैं फाइंड करूंगा तो मुझे नंबर दिखाई देगा 7 पंजे कितना 35 और यहाँ पे 4 पंजे कितना 20। एक रिजल्ट अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे 7 पंजे 35 और 4 पंजे 20, 35 और 20 कितना बैठेगा 55। बस हो गया अपना काम भाई। इन दोनों की गुणा करेंगे तो रिजल्ट बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 55। सवाल को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका आसान होगा, आसानी से नंबरों को फाइंड किया जा सकता है। अब आपके सामने एक नंबर आ गया कितना 35 और दूसरा आ गया 20। आपसे पूछा गया है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी कि 1/35 और प्लस में 1/20। 35-20 का एलसीएम क्या आने वाला है 140। 35 से रिजल्ट कटेगा 4 बार यानी कि ऊपर 4, 20 से रिजल्ट करेगा 7 बार तो यानी कि ऊपर कितना 7, 7 और 4 11, 11 बटे कितना आ जाएगा 140, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर था? और भी बहुत तरीके हैं, यानी कि आप एचसीएफ को लेके नंबर मान सकते हैं। एक संख्या 5 है दूसरी 5 भी तो 5 a प्लस भी, तो वो भी लेंथी, वहां भी आपको जाके आपको फाइनली दो नंबर मानने ही पड़ेंगे, यानी कि उनका जोड़ कुछ रिजल्ट बैठेगा उनकी गुणा कुछ रिजल्ट बैठेगा। उससे बेहतर है कि आप यहीं पे कोई दो नंबर एज्यूम कर लें। क्लियर भी कहा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप क्वेश्चन को रोकें और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। ये समय कार्य का सवाल है, ये कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है, लल्लू जैसे सवाल है कुछ। देख लो एक बार, एबीसी किसी काम को क्रमशः एबीसी कह रहा है 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम खत्म करते हैं और 45,000 रुपए उनको मिलते हैं। देखो एक साथ काम खत्म कर रहे हैं ना, एक साथ काम खत्म, जब कोई लोग एक साथ काम खत्म करें तो आप जो उनके बीच में बंटने वाली राशि है वो किसके अनुपात में बांट सकते हैं, उनकी क्षमता के। जनरली हमारी जो अमाउंट है, हमारी जो मजदूरी है वो क्षमता के अनुपात में नहीं बढ़ती, उसको बांटा जाता है काम के अनुपात में, यानी कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया। लेकिन यहां पे जब कभी भी सवाल में दिखे आपको कि वो एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि एक साथ वो आए होंगे, लास्ट तक वो एक साथ रहे हैं, तो याद रखना जो भी आप राशि बांटेंगे उसको किस अनुपात में बांट सकते हैं, क्षमता के अनुपात में। यानी कि बस आप इनकी क्षमता निकालें, टोटल काम कितना मानेंगे आप इन सभी नंबरों का एलसीएम। अगर ये 15 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 4, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना करेगा 3, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। यानी कि जो भी अमाउंट बांटनी है आप इस रेशियो में बांट सकते हैं। टोटल देख लेते हैं, 4 3 7 और 2 कितना बैठेगा 9। सवाल में कितना बैठ रहा है 45, 9 का मान ये दे रखा है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 5000। 1 का मान 5000 तो 2 का मान कितना मिलेगा भैया आपको, आप बोलेंगे कि 2 में कितने गुणा कर देते हैं 5000 की, तो रिजल्ट क्या बनेगा 10,000।
यानी कि सी इस राशि में से कितना हिस्सा लेके जाएगा, 10,000। समझे बात को? मजदूरी के अनुपात में काम, जो मजदूरी आपकी बढ़ती है वो किसने कितना काम किया इस रेशियो में बढ़ती है। लेकिन अगर सवाल में बोले कि वो 7 काम खत्म करते हैं तो आप मजदूरी किस रेशियो में बांट सकते हैं, क्षमता के अनुपात। ठीक, ओके, बढ़िया। अगला सवाल देखो एक बार, ये कह रहा है यदि किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 3 वर्ष में 3640 रुपए हो जाता है। मतलब रेट आपको दे रखी है 20% और टाइम कितना दे रखा है, 3 साल। रेट से देख लेते हैं एक बार, कह रहा है उसी राशि पर समान अवधि और समान ब्याज दर से साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि वो राशि हमको पहले पता होनी चाहिए ना। तो आप बोलेंगे जी 20% कितना बनेगा, अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5। 20% बनेगा 1/5। आप ये कह सकते हैं कि अगर मूलधन कितना है 5, तो 1 साल का ब्याज लगा के मिश्र धन कितना हो जाएगा 6। लेकिन ये कहानी केवल 1 साल की है, अगर बात 3 साल की आएगी तो आप इन नंबरों का क्या करेंगे, क्यों, यानी कि 125 से राशि कितनी हो जाएगी, 216। कोई मूलधन 125 था वो 216 हो गया, यानी कि उस पे आपने ब्याज देख लो कितना लिया, यानी कि यहां से यहां तक का अंतर कितना बैठेगा, 75 इधर, सॉरी 65 रिजल्ट इधर है, 75 रिजल्ट इधर है, 75 और 16 तुम्हारे कितने बैठेंगे, 81 का मान कितना दे रखा है, 3640। ये 16 मैंने दे दिया, 75 और 16 बैठेंगे मतलब 91। और इससे कितनी बार कट जाएगा, 4, और लास्ट में चिपका देगा 0, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। 1 यूनिट का मान 40, तो मूलधन कितना बैठेगा, 125 गुणा कितना, 40। ये आपका मूलधन। रेट कितनी है, 20%। समय कितना है, 3 साल, बटे में कितना, ये आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। काट लो इस नंबर को, 20 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से नंबर काट लो कितनी बार, 25। 25 चौके 100, यहां पे मिलेगा 1000। 1000 के 3 में गुणा करूंगा तो रिजल्ट आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने मूलधन निकाल लिया, यहां से 1 यूनिट का मान आया 40, 125 का मान आया 125 गुणा में 40। कह रहा है समान अवधि, यानी कि वर्ष 3 लेने हैं, समान ब्याज दर यानी कि दर वही लेनी है 20%, और बटे में कितना, 100। टोटल रिजल्ट कितना आया, 3000। ठीक, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सवाल के लॉजिकली सोचने वाले नंबर्स हैं। ये कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 120। 2 नंबर है, उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 120। उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 280। देखो जनरली जो बच्चे ट्रिपलेट पढ़ते हैं, ट्रिपलेट मतलब त्रिभुज की भुजाएं पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं पढ़ते हैं, यानी कि ये 3 होगी, ये 4 होगी, तो ये कितनी होगी, 5। और ये 5 आती कैसे, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16, 16 और 9 कितना, 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो आप ऐसे कुछ देख रहे हैं यहाँ पे भी, जो बच्चे ट्रिपलेट जानते हैं तो वो जानते हैं किसका वर्ग लिखा हुआ है, 17। ये किसका वर्ग लिखा हुआ है भाई, ये 17 का वर्ग लिखा हुआ है, और 17 के साथ समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट क्या बनता है, 8, 15, 17। कुछ 8-10 ट्रिपलेट है, उनको याद रख लेना। 3, 4, 5 भी है जिसमें 6, 8, 10 भी है, 10, 24, 26 भी है, 8, 15, 17 भी उसमें है, ठीक है, 9, 12, 15 भी है। तो उस रिजल्ट को अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं ये 17 का वर्ग लिखा हुआ है। अगर ये 17 का वर्ग लिखा हुआ है तो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, एक 8 हो सकता है, एक 5 हो सकता है। और यहाँ पे देख भी लो, दोनों की गुणा बैठ कितनी दी है, 15, 8, 120, यानी कि एक वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, दूसरी हो जाएगी 8। 15 का वर्ग करोगे 225, 8 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 15 का वर्ग करोगे 225, 8 का वर्ग करेंगे 64, रिजल्ट क्या बनेगा टोटल 280। ठीक, वेरीफाई हो गया हमारा। एक नंबर 15 है, एक नंबर 8 है, 15 में से 8 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 7। यही आपसे सवाल है पूछे, वरना आप इसे सोल्व करने लग जाएंगे तो भी आपको इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेगी, फिर पेपर में ऐसे सवाल सोल्व आपसे होंगे। लॉजिकली कुछ बात हमें समझनी पड़ती है, और वो लॉजिक आएगा कहां से, जब हम बहुत सारे सवाल ऐसे बना दें, तब ये लॉजिक हमारे सामने निकल गया। ठीक, पढ़िए अगला सवाल पढ़िए। मेंसुरेशन से सवाल आप मान सकते हैं, क्यूबिक से सवाल है। कह रहा है क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर धातु का एक बड़ा ठोस घन बनाया गया। ये कह रहा है बड़े घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। 3 छोटे घनों को पिघलाया और एक बड़ा घन बनाया। देखो
इस मेंसुरेशन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब एक आकृति को पिघलाएंगे और पिघलाकर दूसरी आकृति बनाएंगे तो हमेशा दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले इन छोटे वाले का वॉल्यूम देखो, अगर इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, 6 की क्यूब कितना 216, इसका आयतन कितना होगा 512 और इसका आयतन कितना होगा भाई 1। तीनों घनों को पिघलाया, यानी कि तीनों का आयतन मैंने देखा, तीनों का आयतन यहां मैंने सामने लिख दिया है। तीनों को एक बार अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट बनेगा 1728। कह रहा है कि इस आयतन से एक बड़ा घन बनाया गया। बड़ा घन की भुजा अगर मैं a मान लेता हूं, यानी कि ये a की पावर 3 का मान है, a की पावर 3, क्योंकि बड़ा घन मानेंगे उसकी a भुजा मानेंगे, उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा भुजा की पावर 3। अगर a की पावर 3 का मान 1728 है तो a का मान कितना होगा 12। अब आप ये कह सकते हैं जो बड़ा घन बना उसकी भुजा कितनी आई है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा की घात 2, मतलब 12 गुणा में कितना 12 गुणा में 12 हो जाएगा। 12 6 72 की 12 में गुणा कर लो, या 12 144 की 6 में गुणा करेंगे हम तो रिजल्ट हमारा कितना बनेगा 144 6 24, इसी में आ रहा है 864 रिजल्ट बनेगा। समझ रहे हो ना, 144 लास्ट में कितना है यहाँ पे 6 6 24 करूंगा तो लास्ट में 4 बनेगा, वो रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अच्छा सवाल था ये भी, ध्यान रखना है बस। एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाते हैं तो उनके आयतन हमें क्या रखने पड़ेंगे, बराबर। एक फैक्ट्री में, अगला सवाल देखना परसेंटेज से है, एक फैक्ट्री में 40%, ये तकनीशियन नहीं टेक्नीशियन होगा, इसे देख लेना, 40% टेक्नीशियन है और 60% नॉन टेक्नीशियन है। और जो टेक्नीशियन है उसमें 60% और जो नॉन टेक्नीशियन है उसमें 40% क्या है, स्थायी कर्मचारी। अब आप देखें हमारे पास दो तरह के लोग हैं, टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन। टोटल मेंबर अगर मैं 100 मान लेता हूं तो टेक्नीशियन कितने आ जाएंगे 100 का 40% मतलब 40, नॉन टेक्नीशियन कितने आ जाएंगे 100 का 60% मतलब 60। टोटल रिजल्ट अगर मैंने 100 मान लिया तो टेक्नीशियन आएंगे 100 का 40%, यानी कि कितना आएगा 40। टोटल का नॉन टेक्नीशियन कितना आएगा 60। कह रहा है जो 60% टेक्नीशियन का, इसका आप 60% निकालेंगे, इसका 60%, इसका 60% अगर आप निकालेंगे यानी कि 60/100 तो वो रिजल्ट निकल के आएगा कितना 24 स्थायी आपके टेक्नीशियन में से आ गए, उसका भी 40% निकालना है, यानी कि सेम कहानी आपको यहां भी करनी है। 6 चौक कितना आ जाएगा 24 और 24 कितना बैठेगा, टोटल ये हमारे स्थायी मेंबर आ गए, टोटल कितना बैठेगा 48। टोटल है कितने में से 100 में से। अगर ये रिजल्ट टोटल 100 में से ही आया है तो ये 48% इस सवाल का आंसर है। तो स्थायी कर्मचारी कितने आएंगे 48%। क्लियर कहानी। ये सवाल आसान थे, कोई इक्का दुक्का सवाल कठिन आया होगा और वो भी ज्यादातर जो सवाल बना है वो चक्रवर्ती व्यास से बना है। अगर उनको करने के तरीके आपके पास अच्छे हैं तो सवाल आसानी से होते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए, उस पर 20%, 25% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 1988 रुपए में बेचा गया, तो कह रहा है x का मान क्या है, वो लगभग में आएगा कोई रिजल्ट। x का मान क्या है वो लगभग में आएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास अंकित मूल्य कितना है भाई 4000, आपने पहला डिस्काउंट कितने का दिया 20%, 20% मान आपने छोड़ दिया, 20% छोड़ दिया तो 80% इसका वसूला होगा या नहीं। तो 80 बटे में कितना 100 में से जितना मान आपने छोड़ दिया उसे घटा के हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं 25% आपने बाद में छोड़ दिया, 100 में से घटा दो कितना आएगा 75 बटे में 100। तीसरे रिजल्ट का हमें पता नहीं है, यहां पे हमें x% छोड़ना है तो 100 में से x% छोड़ेंगे तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो 100 माइनस कितना लिखेंगे x और बटे में लिखना 100। बराबर ये किसके रखना है भाई, बराबर रखना पड़ेगा आपको। सवाल में दे रखा है कि वो उसे बेचता है कितने में 1988। इसके बाद रिजल्ट को सोल्व करना है, सोल्व करने लग जाते हैं एक बार। ये पहले तो आप सबसे पहले 3 जीरो आप यहां पे काट लो, बचे हुए नंबरों को बाद में सोल्व कर लेंगे। 25 3 75 और 25 चौके 100, जीरो से कट जाएगी आपकी ये वाली 0 और 4 दूनी कितना होगा, ठीक है। अब बराबर में कोई नंबर हमारा है नहीं, 3 दूनी कितना आएगा ये 6। अब आप देखें जब 4 भी है ना तो 4 दूनी 12 दिया 36, 36 गुणा में 100 माइनस x, 36 गुणा में 100 माइनस x बराबर किसके है 1988।
क्या 6 से वो रिजल्ट कट रहा है, पहले देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 कितना 18, 18 और 8 26, यानी कि ये 3 से नंबर कटेगा नहीं। तो रिजल्ट आप यहीं पे सोल्व करके बनाए। पहले एक काम करता हूं, मैं सोल्व भी कर लेता हूं। अंदर गुणा करूंगा तो 3600 और ये बैठेगा 36x। 3600 में से ये रिजल्ट इधर ले जाके घटा लो 1988 और बराबर में बैठेगा तुम्हारा कितना 36x। 36x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3600 में से नंबर घटा लेते हैं तो तुम्हारा आएगा 1612। 1612 रिजल्ट बनेगा। 1612 में भाग लगाना है कितने का 36 का। 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 कटेगा ये अभी नहीं, यानी कि आपको इसमें भाग लगाना ही पड़ेगा। इसमें भाग भाई लगाने पड़ेगा कितने का 36 का। 36 चौके क्या होते हैं, 36 चौके होंगे 144। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि 36 चौके यहाँ पे कहीं 4 आ रहा। कहां पे गड़बड़ हुआ मामला देख लेते हैं एक बार। 4000, 20% का डिस्काउंट 80/100, 25% का डिस्काउंट 75/100 और x% की 3 क्रमिक छूट गई, मतलब 100 में से x लगाया बटेगा कितना 100। 3 जीरो मैंने ये काट ली यहाँ पे। 25 3 75, 25 चौके 100, 0 से 0 काट ली और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 24 था ये। अरे भाई 8 3 कितना था 24। यहाँ पे आपको 24 लेना पड़ेगा 24। कोई बात नहीं, तो ये 2400 हो जाएगा। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे काट देता हूँ। रिजल्ट थोड़े से गलत कर गया, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये छोड़ देंगे। ये बनेगा 4 दूनी 8, 8 दिया कितने 24 और यहाँ पे 100 माइनस x और बराबर में कितना है, चलो ये 2400 बनेगा। 2400 में से 1988 घटाएंगे तो बचेगा कितना 412 और बराबर में कितना है 24x। x की वैल्यू आपको अब ये कट जाएगा 3 से, है ना। 412 3 से कट जाएगा, 4 तो 8 और 1 9, तो ये 3 से कट जाएगा, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। 6 से कितनी बार 4 बार और ये 6 से कितनी बार 6 6 36 और 5 बटे बचेगा 9, 2 11 और 1 12, तो 6 से तो कटना चाहिए क्योंकि 2 से कट रहा है। 4 2 6 और 1 7। अरे यार सीधा भाग लगाओ आप इसमें। मिस्टेक क्यों हो रही है पता नहीं। ये नहीं कटेगा 3 से तो नहीं कटेगा 6 से, मैं 3 से क्यों काटने लग रहा हूं इसे पता नहीं। आप सीधा भाग लगाएंगे 412 में कितने का 24। एक बार भाग जाएगा 24 से करना 24, 16 और 1 17 बचेगा 17 और उसके बाद आगे 2 बचेगा, यानी कि 172 में आपको 24 का भाग लगाना है। 24 सत्ते कितने होते हैं 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168, आगे बचेंगे तुम्हारे 4, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे। ये कह रहा है निकटतम मान बताना है, तो 17 के निकटतम मान क्या बैठेगा 17 के निकटतम मान क्या बैठेगा 18, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 18। ये रिजल्ट पूरा पूरा कटेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा भाई देख लेना क्योंकि यहाँ गुणा करने में मैंने थोड़ी परेशानी कर दी। 4 तिया 12 तिया कुछ 36 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जबकि 4 दूनी 8 तिया कितना बैठेगा 24, 100 माइनस x 1988। आप देखेंगे 2400 माइनस 24x बराबर 1988। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 412 में 24 का भाग लगाएंगे, लगभग वो 17 बार भाग जाएगा क्योंकि 24 से करना 24 बैठेगा। 41 में अगर आप भाग लगाएंगे आगे बैठेगा 16 और 1 17, 172 में 24 का भाग लगाना है। 24 सत्ते होते हैं 168, 17 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, लगभग में पूछा है तो आंसर क्या आएगा, ठीक। देख लेना इस सवाल को एक बार आराम से। इस सवाल को देख लेना, ये कह रहा है 50% अम्ल वाले 18 ml के विलयन में अम्ल की मात्रा को बदलकर 30% बनाना है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी। ध्यान देना, पहले 50% अम्ल है, 18 ml के विलयन को अम्ल की मात्रा को बदलकर कितना बनाना है आपको, यानी कि पहले जो मिश्रण था वो कितना था 18 ml और बाद में उसकी एसिड की मात्रा कितनी करनी है 30%। आप मुझे बताइए उसमें पानी मिलाना है। मिश्रण के ऐसे सवालों में देखना पड़ेगा जो वैल्यू हम बाहर से मिलाते हैं, सबसे पहली बात उसे देखो कि वाटर आप बाहर से मिलाते हैं, कोई भी वैल्यू अगर आप बाहर से मिलाएंगे प्योर तो वो अपने आप में कितनी होगी 100%। अब आपको अपने मिश्रण में देखना है कि जो पहले मिश्रण था उसमें 50% एसिड था, तो पानी कितना होगा पानी, तो आप बोलेंगे 50% ही पानी होगा। 50% एसिड तो 50% ही क्या होगा पानी। फाइनली जो आपने क्या बनाया मिश्रण उसमें 30% एसिड आएगा तो 70% क्या आएगा भाई पानी। 100 में से 70 घटाएंगे आएगा 30, 70 में से 50 घटाएंगे आएगा 20,
यानी कि जो रेशियो बनने वाला है वो 3 अनुपात कितना बनेगा 2। पहले वाला मिश्रण था 3, बाद में जो बाहर से मिलाया वो 2। 3 का मान सवाल में कितना दे रखा है वो एक बार देख, यानी कि मिश्रण पहले कितना था 18, 3 का मान 18 तो 1 का मान कितना 6, 1 का मान 6 तो 2 चिक्का कितने हो जाएंगे 12। क्लियर? एलिगेशन मेथड, वहां से कोई वैल्यू मिलाएंगे तो अपने आप में कितनी होगी 100%। लेकिन आपने पानी मिलाया तो यहां सब जगह क्या लेना पड़ेगा आपको पानी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। अगला सवाल देखना एक बार भाई, ये कह रहा है एक ट्रेन में सेकंड एसी यानी कि एसी और स्लीपर क्लास के लिए यात्रियों का अनुपात कितना है 3। एसी में ट्रेवल करते हैं 3 और स्लीपर में ट्रेवल करते हैं 5। ये कह रहा है स्लीपर क्लास के लिए किराया कितना है 30, एसी क्लास के लिए किराया कितना है 30, स्लीपर क्लास के लिए किराया कितना है 17। कुल मिला के जो अमाउंट कलेक्ट की जाएगी वो 8,750 रुपए की जाएगी। स्लीपर क्लास के लिए उस व्यक्ति ने कितना किराया दिया सवाल में बताएं। आप मुझे बताइए अगर 3 यात्री हैं और 30 के हिसाब से किराया देंगे तो 30 दिया कितने हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखो 5 यात्री हैं 17 के हिसाब से किराया देंगे तो 17 पंजे 85 बराबर किसके आएगा 8,750 बराबर आएगा 8,750। यानी कि ये 175 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना भाई 8750। 75 यूनिट का मान 175 यूनिट का मान दे रखा है आपको 8750। आपसे पूछ रहा है स्लीपर वाला मान यानी कि 85 का मान आपको निकालना है। 1 यूनिट का मान निकाल लो पहले तो 8750 बटे में कितना 175 और निकालना कितने का है 85 तो गुणा में क्या कर देता हूं 85। 5 से नंबर काट लो है ना 5 से नंबर कट जाएगा या 25 से सीधा 25 दिए 75 7 5 12 सही है। 25 से आप काट लो इसे 7 बार है ना 25 सत्ते 175 इसे 25 से काटता हूं मैं 25 दिया 75 7 और 5 12 25 पंजे 125 ये रिजल्ट बनेगा। 350 को काट लो एक बार 7 से 7 पंजे कितना 35 50 की 85 में गुणा करूंगा 8 पंजे 40 8 पंजे 40 यानी कि 4000 यहां मिलेगा मुझे। आपका आंसर आएगा 4225। 85 की अगर आप इस 50 में गुणा करेंगे तो आपको मिलने वाला है 4250 रुपए ठीक है ना। 5 पंजे 25 8 पंजे 40 और 2 टोटल को जोड़ो बराबर में रखो 1 यूनिट का मान निकालो फिर जिसका मान चाहिए उसकी क्या कर देंगे गुणा। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वीडियो में हम बीच में कोई फालतू बात ज्यादा करते नहीं है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। केवल बच्चों के पास तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए जो उनके काम की, फालतू बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर बात करनी पड़ेगी तो पर्सनली कोई वीडियो बात करने के लिए डाल देंगे, लेकिन बात अभी सवालों की आ रही है ना तो टोटली फोकस किस पे रखेंगे हम सवाल। ये कह रहा है मान लीजिए x एक ऐसी संख्या है ये यहाँ पे दे रखा था 0 पॉइंट है यहाँ पे 0 0 0 और कितने जीरो हैं 4 जीरो यहाँ पे तुमने लगानी है और 7 फिर यहाँ पे डिवाइड यानी कि अपॉन में क्या है x बराबर में कितना है 0.7। कुछ नहीं कुछ बचा नहीं सवाल में। आप खुद देखो कितने नंबरों के बाद पॉइंट है यहाँ पे 3 और 2 5 इधर भी कितने नंबरों के बाद कर लो तो आप बोलोगे यहाँ पे भी कितने नंबर बढ़ा लेते हैं भाई इसके बाद कितनी जीरो बढ़ा लोगे आप 4 और एक और बढ़ा लेता हूँ 5 तो अब पॉइंट से क्या होगा पॉइंट कट जाएगा ठीक। यहाँ 5 नंबर के बाद है तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और 3 6 हो गया ये वाली जीरो आप छोड़ देंगे 3 और 2 5 नंबर के बाद पॉइंट ठीक। तो अब आप देखना ये 7 बटे खाली क्या बचा x और इधर कितना आ गया आपका 7 से नंबर कितनी बार कटेगा इतनी बार कटेगा लेकिन आपको x का मान चाहिए तो x उधर ले जाओ ये रिजल्ट ना आ जाएगा 1 के ऊपर। और कितनी जीरो लगानी है आपको 4 जीरो आपको लगाना क्योंकि टोटल 5 नंबर के बाद करना था 4 जीरो आपने चिपकानी थी। अब बताइए नीचे 4 जीरो है तो कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा 4 के बाद 1 2 3 4 आंसर होगा ये कौन सा ऑप्शन सी। कुल मिला के कितने नंबरों के बाद पॉइंट है उतने नंबरों को आप बराबर कर लो 3 और 2 5 के बाद यहां पर है तो यहां भी 1 नंबर के बाद था तो मैंने 4 जीरो बढ़ा लिया तो 5 नंबर के बाद पॉइंट हो गया। पॉइंट से मैंने क्या काट दिया पॉइंट 7 से नंबर काट दिया मैंने कितनी बार 10,000 बार। लेकिन ये 1/x का मान आया मुझे चाहिए x का मान तो x उधर जाएगा ये रिजल्ट किसके अपॉन में आ जाएगा 1 के अपॉन में। इसका भाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे एक तो पहले से लिखा हुआ है कितने नंबरों के बाद जीरो लगानी है 4 तो 4 नंबरों के बाद मैंने जीरो लगा पॉइंट लगा दिया सॉरी तो आंसर आ जाएगा अपना सी।
क्वेश्चन नंबर अपना 74। टोटल हमने 15 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। कह रहा है एक कार, ये कार होगा, एक कार, ट्रेन और बस की चालों का अनुपात कितना है? 4:5:3। कार, बस और ट्रेन की एवरेज स्पीड दे रखी है 40। एवरेज मतलब इनको जोड़ो, 4 5 4 9 3 12। टोटल कितने मेंबर? टोटल कार, ट्रेन और बस टोटल कितने हैं? 3। 12/3 यूनिट बराबर दे रखा है 80 के। 3 से काट दो 4 बार, और 4 से कितनी बार? 20 बार। 1 यूनिट का मान आ गया तुम्हारा कितना? 20। 1 यूनिट का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आपसे पूछा है कार और बस का एवरेज। कार और बस कहां पे है? पहला यानी कि 4 और बाद वाला कितना? 3। 4 और 3 7। 7/2 क्योंकि एवरेज पूछा है। आपको 7/2 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान है 20, तो गुणा क्या कर देंगे? कितनी बार कटेगा रिजल्ट? आंसर क्या आ जाएगा? 70। ठीक, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 लिख लेना है आपको, 4 लिख लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट। ये चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है। यही सवाल थोड़े उल्टे पुल्टे आए पेपर में। तो सवाल में लिखा हुआ है एक व्यक्ति फ्रिज खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का ऋण लेता है। 3 वर्ष के लिए भुगतान करने का वादा करता है। बैंक वार्षिक 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज लेता है। बैंक ने बताया कि 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज वसूलेंगे, जिसकी गणना वार्षिक रूप से हो। ठीक है, अचानक से बैंक घोषणा करता है कि ऋण अवधि के अंतिम वर्ष में दर क्या होगी? 12%। कोई पहले तीनों साल के लिए कितनी थी? 10%। अब कह रहा है कि 2 साल तक 10% रहेगी, लेकिन तीसरे वर्ष कितना कर देंगे? 12%। अगर आप तीसरे साल बढ़ा देंगे तो पहले से हमें क्या देना पड़ेगा? अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। वो इस सवाल में पूछ रहा है उस व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त राशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो हमने देखना है कि एक्स्ट्रा परसेंटेज वैल्यू हमें कितनी देनी पड़ेगी। अगर मैं 10% के हिसाब से 3 साल का हिसाब लगाऊंगा, तो आप पहले मुझे बताओ 10% का 2 साल का ब्याज क्या बनता है? डबल परसेंट अगर आप जानते होंगे तो 10 + 10, और यहाँ पे 10 गुणा में कितना? 10 बटे कितना? ये टोटल रिजल्ट अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 21%। 10% से 2 साल का ब्याज सभी जानते होंगे 21% बनेगा। अगर बात 3 साल की आएगी तो इसके साथ एक बार और क्या जोड़ देंगे? 10, और प्लस में 21 × 10 बटे में कितना? 100। ये ब्याज देना पड़ता आपको पहले 10% के हिसाब से अगर आप देते तो। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है 2 साल तक तो 10 रहेगा, कोई बात नहीं। 2 साल तक तो कितना बनेगा? 21 ही बनेगा। तीसरे साल अब कितना देना पड़ेगा? 10 नहीं देना, कितना देना है? 12। ठीक, प्लस में अब आप बोलेंगे 21 × 12 और बटे में कितना? पहले आप ये ब्याज दे रहे थे, अब आप ये ब्याज दे रहे हैं। कह रहा है कितना ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास वो एक्स्ट्रा परसेंटेज आ जाएगी जो हमें ज्यादा पे करनी पड़ेगी। जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो रिजल्ट माइनस में हो जाएंगे सारे। 21 से क्या घट जाएगा? 21। 12 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 2। इस वाले रिजल्ट में से इस वाले रिजल्ट को आपको घटाना है। साइन लगा लो, देख लो यहाँ पे, इसको रिजल्ट घटाना है, प्लस में देख लेना इसको। 21 दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन। 21 दोनों में कॉमन आएगा, और यहाँ पे देखना ब्रैकेट में क्या बचेगा? 12/100, और यहाँ कितना बचने वाला है? 10/100। यहाँ पे कितना बचने वाला है? 12/100। 12/100 में से 10/100 घटाऊंगा मैं तो आएगा कितना? 2/100। देखो 12 में से 10 घटाया, 2% यहां से मिला, इसमें से ये घटाऊंगा, दोनों में 21 मेरा कॉमन आ रहा है। 12/100 में से 10/100 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 2/100। ये वाली परसेंटेज हमें एक्स्ट्रा देनी है। सोल्व करेंगे, यानी कि एक बार जोड़ लो इनको, कितना बनेगा? 100 की 2 में गुणा करा तो कितना बनेगा? 200। 21 दूनी 42, यानी कि 242 बटे में कितना? 100%। ये वाली वैल्यू हमें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी इस सवाल में। किसका भाई? मूलधन का। मूलधन कितना दे रखा है? 40,000। 40,000 का अगर मैं ये मान निकालने लग जाऊं, और 242 बटे में कितना? 100। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 करना है। कितनी जीरो उड़ा दूंगा यहां से? 4। 242 की 4 में गुणा करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 900। ठीक, इस तरीके से अगर आप सवाल को देखो, डाटा को पहले से लेके नहीं चलना कि पहले 40,000 को लेके 10 के हिसाब से 3 साल का निकाल दिया, फिर दोबारा से 40,000 को लेके 12%, 10% इन सबको लेके ब्याज निकाल दिया, तब आप अंतर देखने लगेंगे। फिर आपकी कैलकुलेशन और थोड़ी बढ़ जाएगी। सबसे पहले बस ये देख लो कि आप कितने परसेंट एक्स्ट्रा, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सवालों को करने के अच्छे तरीके अगर आपके पास होंगे तो आप आसानी से, यानी कि कम समय में इन सवालों को सोल्व करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 75 तक हम पहुंच चुके हैं। 61 से आज हमने शुरू करा था। पहले 60 सवाल हम पहली वीडियो में करा चुके हैं।
ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस सवालों से यानी इन तरीकों से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कुछ अपने दोस्त होंगे उनको भी इन सवालों को भेजो, ताकि पेपर से पहले वो भी इन सवालों को सोल्व करके एग्जाम में बैठे। ठीक है, आज के लिए।